हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। तो आओ बच्चों, तुम्हें सुनाऊं कहानी मेटाबॉलिज्म की। यहाँ पर सुन के बड़ा मजा आएगा। चलो आगे देखते हैं क्या होना है। सो मेटाबॉलिज्म क्या है, इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। हालांकि मैं शायद थोड़ा सा बता भी चुकी हूँ। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा लाइफ क्या है, फिर हम लोगों ने पढ़ा लिविंग क्या है, फिर हम लोगों ने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, जो कि बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर है आपके लिविंग बीइंग होने का। पर ये एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म बताए जो बेचारे बच्चे पता नहीं कर सकते, जैसे म्यूल बताया, इनफर्टाइल कपल बताए, वर्कर बी बताया। आज मैं आपको लिविंग बीइंग का एक और कैरेक्टरिस्टिक बताने वाली हूँ, विच इज द मेटाबॉलिज्म। चलिए देखते हैं क्या है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। So the sum total of all chemical reactions, ठीक है। So the sum total of all chemical reactions occurring in the body of living organism is known as metabolism, ठीक है। आपके शरीर में के अंदर जो भी रिएक्शंस हो रही हैं, जो भी, ठीक है, तो आपके शरीर के अंदर जो भी रिएक्शंस हो रही हैं उन्हें आप कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मतलब किसी भी चीज को तोड़ना, किसी भी चीज को बनाना, इन दोनों को कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मैडम क्या तोड़ना है, क्या बनाना है, चलो आओ देखते हैं। सो इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। नाउ बेसिकली मेटाबॉलिज्म इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नंबर वन इज एनाबॉलिज्म। तो मैंने आपको बताया कि बॉडी के अंदर कोई भी इवेंट, चाहे बनाना हो चाहे तोड़ना हो, इन दोनों का सम क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म जो है वो दो चीजों से मिलके बनता है, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म, ठीक है। सो मेटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। तो एनाबॉलिक का मतलब होता है सिंथेसिस। तो अगर आप अपने बॉडी में कोई चीज सिंथेसाइज कर रहे हैं, ठीक है, कोई चीज बना रहे हैं, तो उसे आप कहते हैं एनाबॉलिज्म। क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म, ठीक है। तो इसके अंदर आप सिंथेसाइज करते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं, जैसे प्रोटीन बनाइए, फैट बनाइए, कार्बोहाइड्रेट बनाइए। तो अगर आप अपनी बॉडी में कोई चीज बना रहे हैं तो इट इज कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म, ठीक है। जैसे सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड। तो आपने अमाइनो एसिड से क्या बनाया, प्रोटीन बनाया, जिसे आप कहते हैं एनाबॉलिज्म, ठीक है। नाउ कैटाबॉलिज्म क्या होता है, अगर आप प्रोटीन को वापस से तोड़कर उससे क्या निकाल रहे हैं, अगर आप प्रोटीन को तोड़कर वापस से उससे क्या निकाल रहे हैं, अमाइनो एसिड, तो उसे आप कहते हैं कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो यहां पर लिखा भी हुआ है कि लार्ज मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर वन, इट इज कॉल्ड एज कैटा। कैटा का मतलब खट 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 काटना, ठीक है। तो अगर आप कोई चीज को बॉडी के अंदर काट रहे हैं तो इट इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म, ठीक है। जैसे कि शुगर ब्रोकन डाउन इनटू द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि एटीपी रिलीज हो सके, ठीक है। तो अगर आप शुगर को काटते हैं, काटने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी निकलती है, एटीपी निकलती है, तो इसे हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। नाउ आ जाओ, चलो नेक्स्ट, ध्यान से देखो। सो मेटाबॉलिज्म, सो ध्यान समझिए ये क्या चीज है। तो ये है एक एनाबॉलिक रिएक्शन और ये है एक कैटाबॉलिक रिएक्शन। डन। एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है कि जब आपने, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है, आपने एनर्जी का इस्तेमाल, एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी। एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, लिख दूं क्या यहाँ पे, ठीक। सो एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसके पास 3 फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं। ये जो फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं, इट इज द हाई एनर्जी रिच बॉन्ड। इनको आप क्या कहते हैं, हाई एनर्जी रिच बॉन्ड, ठीक है। इन बॉन्ड को जब आप बनाते हैं तो एनर्जी बनती है, और जब आप इसे तोड़ते हैं तो एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि स्मॉलर, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ना है इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, तो एक लार्जर मॉलिक्यूल बनता है, जिसे आप कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन या एनाबॉलिज्म। पर जब आप एक बड़े मॉलिक्यूल को, जब आप एक बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद आप एनर्जी और छोटे 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 मॉलिक्यूल निकालते हैं,
तो इसे आप कहते हैं कैटाबॉलिज्म। ठीक है, आई बात समझ में? चलो आ जाओ, अभी देखते हैं और इसके बारे में। आओ, तो देखिए, अगर मैं बात कर रही हूं फोटोसिंथेसिस की, किसकी बात कर रही हूं? फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि क्या लिखती हूँ, क्यों? आप लोगों के भी यही व्यूज है, क्यों बच्चों? चलो ठीक है, तुम्हारी मैडम की इतनी बात तो सुन लो यारो। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में आपने क्या करना है? फोटोसिंथेसिस में आपने CO2 करना है, H2O करना है, और इससे बनेगा C6H12O6 और O2 निकलेगी। डन। पर यहीं अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन की, किसकी बात करूं? रेस्पिरेशन की। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में C6H12O6 रहता है, पर इससे आप निकालकर CO2 और H2O और ATP, ठीक है, ये इसके साथ आपने ATP जोड़नी भी है। ठीक है, तो जब आप छोटे छोटे चीजों को लेकर, ठीक है, जब आप छोटी छोटी चीजों को लेकर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और पानी इन द प्रेजेंस ऑफ ATP, ठीक है, सॉरी, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ATP, जब आप इनको जोड़ते हैं ना, तो क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। तो आपने एनर्जी का इस्तेमाल करके CO2 और H2O को जोड़ा, और जोड़ने के बाद आपने बनाया कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आपने बनाया और आपने ऑक्सीजन निकाला। तो ये कौन सी प्रोसेस हुई? अरे बोलो ना, ये हुई एनाबॉलिक प्रोसेस। क्या हुई? ये एनाबॉलिक प्रोसेस। पर अब आप इसमें क्या देख रहे हैं कि आपने ATP निकाल रहे हैं इसमें से। क्या कर रहे हैं आप? इसमें ATP निकाल रहे हैं। कैसे ATP निकली? क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है आप उसे तोड़ रहे हैं, जिससे CO2 H2O निकला और ATP। तो आपने तोड़ा ना, आपने उसे बिखेर दिया, आपने उसे तार तार कर दिया। तो जब आपने उसे तोड़ा ना, तो उससे क्या निकली? CO2 H2O और ATP निकली, और इसे आप कहते हैं रेस्पिरेशन। तो ये क्या है? ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। क्या है? ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस। पर इन दोनों का सम क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इन द अदर हैंड द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट डू नॉट शो एनी टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। बिल्कुल डन 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 डन। एक्चुअली लिविंग बीइंग में तो कुछ नहीं होता है मैडम, हाँ, इसीलिए तो लिखा है मैंने। तो ऑन द अदर हैंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट डू नॉट शो एनी टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कैन बी रिगार्डेड एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये एक बेहतरीन एक्सक्लूसिव, ठीक है, प्रोसेस है लिविंग बीइंग होने का। तो ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसी के जीवित रहने का। ठीक, ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसी को ये बताने का कि वो जिंदा है। नाउ द वे cell performs all its function and processes to organize, constitute the body of an organism is called as cellular organization, and it is unique and that can be regarded as the defining life forms. ठीक है, तो मतलब मैं अगर बात करूं ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, तो किसी भी चीज का ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोई भी लिविंग बीइंग है तो उसके अंदर सेल्स तो होंगी, सेल के अंदर अरेंजमेंट भी होगा। तो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, इन सब में ऑर्गेनाइजेशन होता है। सिर्फ किसी के अंदर सेल होती है तो ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। किसी के अंदर टिश्यू होता है तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। किसी के अंदर ऑर्गन होता है तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और किसी के अंदर ऑर्गन सिस्टम होता है तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से एक्चुअली ये आपको लिविंग बीइंग बनाता है। तो अगर आप लिविंग बीइंग है मतलब आपका कोई ना कोई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो होगा ही। तो मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन नहीं है, ग्रोथ नहीं है, और आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। चलो नेक्स्ट थिंग जो है, अब हम लोग बात करेंगे कॉन्शियसनेस की। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कॉन्शियसनेस। ठीक है, देखो कॉन्शियसनेस का क्या होता है। जनरली मैं अपनी बात करती हूँ, ठीक है, आई एम वेरी मच कॉन्शियस। ठीक है, मैं किस चीज़ के लिए कॉन्शियस हूँ कि जब मैं आप लोगों के सामने पढ़ाने आ रही हूँ तो मेरी आवाज़ फटी हुई बांस की तरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मेरी आवाज़ थोड़ी थोड़ी ठीक ठाक होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं कॉन्शियस हूँ, मैं किसी भी चीज़ को लेकर सजग हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अटेंटिव हूँ। तो मैं किसी चीज़ को लेकर अटेंटिव हूँ, जैसे हमारे कैमरामैन भैया हैं तो ये क्या बहुत अटेंटिव है। इनको ये पता है कि कब जो है मैडम ने वीडियो स्टार्ट किया, कब मैडम ने वीडियो स्टॉप किया।
तो दे आर वेरी अटेंटिव, इट इज कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस। क्या कहते हैं इसको आप? कॉन्शियसनेस। तो किसी चीज का सजग रहना, किसी भी चीज के प्रति, इट इज कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस। जैसे कि को लड़कियां जो होती हैं बड़ी मरी जाती हैं ब्यूटी के पीछे यार, बड़ी बिल्कुल पागल रहती हैं, ठीक है, तो वो लोग कॉन्शियस है अपने ब्यूटी के प्रति। मॉडल्स अपने जो है तो बॉडी मेंटेन करने के प्रति रहते हैं, लड़के अपनी बॉडी बनाने के प्रति रहते हैं। तो एनी टाइप ऑफ अटेंटिवनेस टुवर्ड्स एनीथिंग इज कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस, ठीक है। नाउ the most obvious and technically complicated feature of all living organism, ठीक है, सब में होता है, पर टेक्निकली ये बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत तेज बोलती हूँ, तो आई एम वेरी मच कॉन्शियस। तो कोई भी सामने आएगा, तो इवन तुम मुझसे मिलोगे ना सामने, तो मैं तो चिल्ला चिल्ला चीख चीख के बात नहीं करूंगी, मैं धीरे धीरे बोलूंगी। तो आई एम वेरी मच कॉन्शियस कि अगर सामने कोई खड़ा है तो इतना पागलपंती नहीं करना है अपने को, ठीक है। तो आई एम वेरी मच कॉन्शियस। बट हम कौन किसके प्रति कॉन्शियस है बेटा, हम लोग कैसे कह सकते हैं, ठीक है। मैं तो भाई आवाज के प्रति कॉन्शियस हूं, मैं अपने खाने के प्रति कॉन्शियस हूं कि मुझे हमेशा अच्छा अच्छा खाना चाहिए, ठीक है। जैसे ये अपने अशोक भाई हैं, ये बड़े खाने के प्रति कॉन्शियस हैं। तो कॉन्शियस का मतलब आई एम वेरी मच अटेंटिव, और ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉपर्टी है भाई। जरूरी थोड़ी है कि जिस चीज के लिए मैं कॉन्शियस हूं उसी चीज के लिए तुम्हारे प्रिंस सर, तुम्हारे दिगराज सर और जितने भी सर मैडम है वो, तो सबका कॉन्शियसनेस, अटेंटिवनेस, सजगता अलग अलग चीजों के प्रति अलग अलग होती है। नाउ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एबल टू डिटेक्ट द चेंजेस, ठीक है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो बदलाव को जान सकता है। जैसे कि अभी यहां पर ना, जैसे कि मैं पढ़ाते पढ़ाते मुझे बहुत गर्मी लगने लगती है, तो मुझे फील होता है कि मुझे गर्मी लग रही है, तो मैं बोलती हूँ भैया जरा एसी चला देना यार। फिर वो एसी चला देते हैं तो मुझे ठंडी लगने लगती है। अब वो भी परेशान रहते हैं कि मैडम पूरे दिन क्या चलवाती है और बंद करवाती रहती हैं। पर मेरी बॉडी जो है ना वो कॉन्शियस है किसके प्रति? टेम्परेचर के प्रति, ठीक है। मुझे ज्यादा एसी में आप तो देखते ही मैं सड़सड़ करती रहती हूँ, ठीक है। ज्यादा गर्मी भी मुझे सहन नहीं होती, तो आई एम वेरी मच कॉन्शियस अबाउट द टेम्परेचर, ठीक है। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो चेंजेस को डिटेक्ट कर सके, गर्मी, ठंडी, बरसात, ओला पानी, बाढ़, ठीक है। सेंस ऑफ देयर सराउंडिंग एंड कैन ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू देम। अब मेरी नाक बहे जा रही है तो मैं तो बोलूंगी ना अशोक भैया 2 मिनट उठना यार, ये एसी बंद कर देना, या गर्मी लग रही है एसी चला देना। तो मेरी ये सेंस है कि मैं वीडियो खराब ना कर दूं, इसलिए उनको एसी बंद करना पड़ेगा। तो मैं रिस्पॉन्स की ना। अब ऐसे नाक बहती रहती, मुझे सर्दी लगती रहती, मैं खड़े तुम्हें पढ़ाती रहती, बाजती रहती जो है तो चिल्लाती रहती, तो क्या मैं रिस्पॉन्स नहीं कर रही हूँ? मतलब कुछ गड़बड़ है ना। तो लिविंग बीइंग के अंदर ये प्रॉपर्टी रहती है कि बदलते हुए एनवायरमेंट के प्रति हर कोई रिस्पॉन्स कर सकता है। नाउ sensitivity is the ability to detect the changes in the environment and give to the response toward the accordingly, ठीक है। तो जैसे कि मैंने तो अपनी बात बताई सूरजमुखी, ठीक है। सूरजमुखी अंकल जो है, अंकल है या आंटी है बताना मुझे क्या है, ठीक है। तो सूरजमुखी जो अंकल हैं वो क्या करते हैं? सूरजमुखी आई थिंक आंटी होगी, मुखी है ना, तो आंटी, सूरजमुखी आंटी जो है, आप क्या देख रहे हैं? पूरा सूरजमुखी का फार्म लगा हुआ है, और जैसे सनलाइट आती है सब लोग सनलाइट की ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है। बिकॉज दे लव, उनका स्टिमुलस है लाइट, दे आर फोटो पीरियोडिक, दे शो द फोटोट्रॉफिज्म। पढ़ा है ना 10th क्लास में कि भूल गए सब? तो फोटोट्रॉफिज्म इज द मूवमेंट ऑफ एनीथिंग टुवर्ड्स द लाइट। जैसे कि स्टेम इज पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक बिकॉज स्टेम इज ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द लाइट बिकॉज दे आर पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक। तो इट इज कॉल्ड, व्हाट इज द स्टिमुलस? स्टिमुलस इज द लाइट एंड विच plant shows the movement towards the light, it is called as phototrophism, ठीक है। So जैसे ही दिन होता है सारे प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए थोड़ा तो उधर झुकाव करते ही हैं, तो सेंसिटिव है वो। क्या है वो? सेंसिटिव है। अब अगर मुझे पता है कि जैसे कि जनरली मैं आपको एक कॉमन सी बात बताऊं कि अगर आपको पता है ना कि वहां पर जाके खतरा है तो आप कभी नहीं जाएंगे। तो सेंसिटिव है ना आप कॉन्शियस है ना इस चीज के लिए कि वहां नहीं जाना है, नहीं तो पता चला लाते घूसे खा लिया अपन, तो अपन को ये नहीं करना है बिकॉज वी आर सेंसिटिव। नाउ तो ये सूरजमुखी आंटी। नाउ स्टिमुलस इज द थिंग जिसके प्रति आप रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको सूरजमुखी आंटी के बारे में पढ़ाया, सूरजमुखी आंटी इज वेरी मच सेंसिटिव फॉर द लाइट। तो जैसे ही लाइट आती है ना, सूरजमुखी आंटी मेरा दोस्त आ गया, तो वो मूव कर जाती है। ऐसे ही स्टिमुलस अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि एनी चेंज दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज स्टिमुलस, ठीक है। कोई भी चेंज
ठीक, जिसको ह्यूमन बीइंग जानता है और उसके प्रति रिस्पॉन्स करता है। ये तो मैंने प्लांट का बताया। जैसे रूट होती है, रूट हमेशा पानी को स्टिमुलस मानती है और उसी की ओर नीचे की ओर जहाँ पानी जाता है ग्रो करती जाती है। जैसे कि लाइट वाला तो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं, देखो देखो देखो, अभी ये देखो ना, जब लाइट जिधर जाती है प्लांट उधर ही मूव करता है। लाइट इधर गई तो उधर मूव कर दिया, लाइट इधर गई तो उधर मूव करा। तो लाइट इनके लिए स्टिमुलस है। तो एनी टाइप ऑफ चेंज, किसी भी प्रकार के चेंज के लिए अगर ह्यूमन बीइंग क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, तो इसे कहते हैं स्टिमुलस, ठीक है। जैसे एसी मेरे लिए स्टिमुलस है। एसी चलता है, ज्यादा चलता है तो मैं रिस्पॉन्स करती हूँ, कम चलता है तो मैं रिस्पॉन्स करती हूं, तो वो मेरे लिए स्टिमुलस है। तो किसी भी प्रकार के बदलती हुई चीज के लिए अगर ह्यूमन बीइंग रिस्पॉन्ड कर रहा है तो ये कहलाता है स्टिमुलस। नाउ इट कैन बी फिजिकल, ठीक है। इट कैन बी फिजिकल लाइक इंटेंसिटी, लाइट ज्यादा है लाइट कम है। ड्यूरेशन, लाइट बहुत देर तक है लाइट बहुत कम है। जैसे मैंने बोला कि मैं रात में 10 घंटे सोती हूँ, आज मैं 9 ही घंटे सो पाई, तो इसका मतलब ये कि ड्यूरेशन जो है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। डन, ड्यूरेशन क्या है, सोने का मेरे कम हो गया है, तो मुझे नींद आती रहेगी कंटिन्यूसली। और क्या है ये, तो सोना इस मेरे लिए क्या है, स्टिमुलस है। नाउ नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ लाइट। वो मैंने आपको बताया कि जहां लाइट होती है वहां पर प्लांट मूव करता है। नाउ साउंड, अब दन 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 मेरे कान में कोई साउंड बजाया जा रहा है तो मैं क्या बोलूंगी, उसकी आरती उतारूंगी क्या, नहीं। तो साउंड मेरे लिए स्टिमुलस है जिससे मैं इरिटेट हो रही हूं और मैं रिस्पॉन्ड कर रही हूं। नाउ चेंज इन टेम्परेचर, एसी को भूलना नहीं अपने को, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ डे लेंथ, जैसे कि फोटो पीरियोडिज्म, जैसे कि बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो दिन में ग्रो करते हैं और बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो रात में ग्रो करते हैं, जैसे रात रानी, ठीक है, ऑक्सैलिस इसको अपन लोग कहते हैं। और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जैसे कि पोलन ग्रेन जो होता है वो हमेशा ओवरी की ओर ही जाता है। पोलन ग्रेन क्या होता है, हमेशा ओवरी की ओर ही जाता है, क्योंकि ओवरी रिलीजेस सम इंपॉर्टेंट केमिकल विच अट्रैक्ट द पोलन ग्रेन, कम कम कम, आजा आजा आजा। तो पोलन ग्रेन इज ऑलवेज गोज टुवर्ड्स द ओवरी बिकॉज ओवरी रिलीजेस द केमिकल। नाउ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि कोई मधुमक्खी आ रही है तो मधुमक्खी आएगी तो भागोगे ना, तो स्टिमुलस कौन है, मधुमक्खी, और जिसके रिस्पॉन्ड में आप भाग रहे हो, ठीक है। सो देयर आर सम स्टिमुलस फॉर विच वी कैन रिस्पॉन्ड, we are responding, that is stimulus, and we are responded because we are conscious about that. Now some plants like soyabean, radish, and some of the animal like sheep, goat, horse, etc. breed and produce their specific season only like in the winter, summer and autumn. ठीक है, इसका मतलब ये है कि सीजनल ब्रीडर्स जिसको आप कहते हैं, तो जैसे कि डॉग्स होते हैं, ठीक है, जनरली डॉग्स के बच्चे हमेशा जो है तो ठंडी में पैदा होते हैं। तो सम ऑफ देम देयर आर सीजनल ब्रीडर लाइक हॉर्स, लाइक शीप, लाइक डंकी, लाइक फॉक्स। तो ये जो होते हैं सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। तो जो भी ऑर्गेनिज्म सीजन में ब्रीड करेगा, स्पेसिफिक सीजन में ब्रीड करेगा, उसे कहते हैं सीजनल ब्रीडर्स, ठीक है। आई बात समझ में? तो जैसे कि शीप, गोट और हॉर्स, जो शीप होती है वो विंटर में ब्रीड करती है, गोट जो होती है समर में ब्रीड करती है, और जो हॉर्स होता है वो ऑटमन में ब्रीड करता है, ठीक है। तो इसीलिए आप इन्हें कहते हैं सीजनल ब्रीडर, क्योंकि ये हमेशा एक स्पेसिफिक सीजन में ही रिप्रोडक्शन करते हैं या ब्रीड करते हैं, ठीक है। द बिहेवियर चेंज विद द लेंथ ऑफ द डे, इट इज कॉल्ड एज फोटो पीरियड। तो इनका रिप्रोडक्शन थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। अगर हम जैसे कि आप देखते हैं ना कि दिन बड़ा हो गया, रात छोटी हो गई, रात बड़ी हो गई, दिन छोटा हो गया, तो इनका बिहेवियर थोड़ा बहुत इस हिसाब से चेंज हो जाता है। तो अगर डे को चेंज करने पर अगर आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है तो डे आपके लिए स्टिमुलस है, इट इज कॉल्ड एज फोटो पीरियड, ठीक है। नाउ जैसे सूरजमुखी दिन में घूमती है ना, तो इट इज कॉल्ड एज फोटो पीरियड। नाउ सेल्फ कॉन्शियसनेस, इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है लड़कियां इज वेरी 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 कॉन्शियस। मेरा बाल कैसा है, ठीक है, मेरी आंखें कैसी हैं, और मैं तो पूछती हूँ मेरा वीडियो कैसा है। तो लड़कियां आर वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर ब्यूटी, अबाउट देयर लुक्स, अबाउट देयर परफॉर्मेंस। तो इट इज कॉल्ड एज सेल्फ कॉन्शियसनेस। इसे लड़की देख रही ना, वाह मैं क्या लग रही हूँ। तो गर्ल्स आर वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर ब्यूटी। उनको ये लगता है कि मैं कैसे सुंदर दिखूं, क्योंकि आपने देखा कि मेकअप का ट्रेंड ही इसलिए आया है क्योंकि हर लड़की को 24 आवर सुंदर दिखना है। 24 घंटे तो कोई सुंदर नहीं दिखता। तो आपने देखा होगा कई वीडियोस ऐसे आते हैं, फनी वीडियोस, कि रात में लड़की सोते सोते मेकअप कर लेती ताकि दिखे ही ना कि वो बदसूरत दिख रही है, ठीक है।
हालांकि कोई बदसूरत नहीं होता, दिल सुंदर होना चाहिए. सो ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ देमसेल्फ. अब गाय जो है शीशे के सामने खड़ी होकर नहीं बोलती है वाह मैं क्या लग रही हूं मैं, नहीं. ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये सिर्फ हम लोगों के अंदर है. हर किसी को अपना बाल ऐसे कटवाना है, बाल ऐसे करवाने हैं, मुंह ऐसा लगना चाहिए. तो ह्यूमन बीइंग इज वेरी मच अबाउट देयर ब्यूटी. ठीक है, ही हैज सेल्फ कॉन्शियस टू विद अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग. अच्छा, वो बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस है कि बाजू वाला कैसे लग रहा है. अब लड़कियां हाँ इसने बाल स्ट्रेट करा लिया, मैं भी कराऊंगी अब अगले महीने. ठीक है, लड़का इसका हेयर कट बहुत अच्छा लग रहा है भाई, अपन भी कराते हैं ऐसा. तो जो भी उनके चारों तरफ चल रहा होता है ना, वो उसके लिए बहुत अवेयर होते हैं, उनको पता होता है, दे आर कॉन्शियस. ये सेल्फ कॉन्शियस नहीं होता है. आई एम वेरी मच कॉन्शियस अबाउट देयर ब्यूटी. इफ द गर्ल इज लुकिंग ब्यूटीफुल, आई एम ट्राइंग टू बी लाइक हर. ठीक है, नाउ he has लिखा है, देखो अब इसमें लड़का बोल रहा है he can relate his mind to the changes taking place in the world. ठीक, और इतना ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस होता है कि शीशे के सामने खड़े होकर हर लड़का ये और लड़की सोचती है क्या मैं इस हीरोइन जैसी लग रही हूँ या क्या मैं इस हीरो जैसी लग रही हूँ. तो हर चारों तरफ चल रही चीजों के अकॉर्डिंग वो अपने आप को रिलेट करते हैं. कि 4 लोग मुझे कह रहे थे कि मैं प्रीति जिंटा जैसी लगती हूँ, एक मैं प्रीति जिंटा को देखती हूँ, क्या मैं वैसी लगती हूँ. तो एवरीथिंग, वो जो इतना ज्यादा सेल्फ कॉन्शियसनेस उनके अंदर है कि वो हर किसी को अपने अकॉर्डिंग रिलेट कर सकते हैं. ठीक है, बाढ़ आ रही है, मेरा क्या हो रहा है, धूप ज्यादा लग रही है, मेरा क्या होगा. ठीक है, बारिश हो रही है, मेरा क्या होगा, आदमी मर गया, मेरा क्या होगा, सिर्फ मेरा. दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ कॉन्शियसनेस. ही हैज एन इंटेलिजेंट एनिमल, ही और शी दोनों है ना, मैंने ही लिखा है, आई एम सो सॉरी, शी भी है वहां पे. He is an intelligent animal with the thoughts, feeling and selfhood. वो उसके पास दिमाग है, मतलब हम लोगों के पास दिमाग होता है, हम लोगों के पास इमोशन है, खुश होता है तो खुश होते हैं, दुखी होते तो दुखी होते हैं, नॉर्मल है तो नॉर्मल है. सेल्फहुड, वो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ सकता है और खुद में वो पूरा है. नाउ सेंसिटिविटी और अवेयरनेस इज रिफाइनिंग एंड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो ये एक बहुत ही खतरनाक प्रॉपर्टी है. सेंसिटिविटी और अवेयरनेस इज रिफाइनिंग, बहुत रिफाइन, छोटी सी, जिनके बारे में लोग डिस्कस ही नहीं करते. पर और डिफाइनिंग मतलब कि छोटी प्रॉपर्टी है पर ये डिफाइन करती है कि अगर आप सेंसिटिव हैं, अगर आप सेल्फ अवेयर हैं, अगर आप सेल्फ कॉन्शियस हैं, इट मीन्स यू आर लिविंग बीइंग एंड इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग बीइंग. सो हाउ मेनी प्रॉपर्टीज वी हैव डील इन दिस क्लास? नंबर 1 मेटाबॉलिज्म, number 2 level of organization and number 3 is the self consciousness, beauty. ठीक है, so this is it. I hope you learned and enjoyed this video because मुझे तो बड़ा मजा आया. In the next class I will tell you something about the interaction. next class में मिलते हैं. वीडियो देखते रहना और मेरा वेट करना कल तक के लिए. Thank you so much.